ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके पहले हमने ये पढ़ा था कि पदार्थ यानी मैटर क्या होता है। वो सारी वस्तुएं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, उनमें जिनमें द्रव्यमान होता है, कुछ मास होता है और वो जो स्थान घेरती हैं, आयतन घेरती हैं, उन्हें कहते हैं पदार्थ। अब हम उनके गुणधर्म पढ़ चुके हैं, भौतिक, वो कैसे दिखते हैं, उनका कितना गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, क्या स्वरूप होता है, कैसे उनके कणों के बीच में आकर्षण होता है, कितना ज्यादा आकर्षण बल होता है, वो सारे उनके भौतिक गुण थे। लेकिन अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि वो प्योर हैं, यानी कि उनके अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो रोजमर्रा की लाइफ में शुद्ध क्या है। शुद्ध जैसे कि हम मान लीजिए शुद्ध घी ले रहे हैं या दूध ले रहे हैं। अब इसमें शुद्ध तभी तक माना जाता है जब तक इसमें कुछ मिलावट, जैसे पानी वानी नहीं मिलाया या कुछ मान लीजिए कुछ मक्खी गिरी, तो हम क्या कहेंगे अब ये दूध अशुद्ध हो गया है ना। अब जैसे घी है, घी में कुछ अनवांटेड सी चीज चली गई है, धूल मिट्टी चली गई, तो ये हो जाएगा कि अशुद्ध है। या इसमें कुछ दूसरे, जैसे गाय का शुद्ध देशी घी है तो उसमें हमने कुछ और मिला लिया है, भैंस का, तो ये डेली लाइफ में हम शुद्ध और अशुद्ध ऐसे मानते हैं, है ना। लेकिन जो केमिस्ट्री है या जो साइंस है उसकी लैंग्वेज में हम शुद्ध और अशुद्ध कैसे मानते हैं, आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। मिश्रण क्या होते हैं? अच्छा, शुद्ध और अशुद्ध हम कैसे, शुद्ध और अशुद्ध की बात क्यों आई? शुद्ध और अशुद्ध से मतलब यही है ना कि जो भी हमारे पास मिश्रण है उसमें जो भी अवयव है, जो भी कण है, वो अगर सेम है तो शुद्ध है। अगर बाहरी कोई चीज मिल गई, मिलावट हो गई, तो वो अशुद्ध हो गया। अब हम इसे जानेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या होता है कि मिश्रण होता है। मिश्रण यानी कि दो चीजें जब मिलती हैं तो उसे हम मिश्रण बोलते हैं। नॉर्मल भी हम मिश्रण पढ़ते ही हैं। तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक, मिश्रण क्या है? जैसे हमने चाय बनाई या दूध में चीनी घोल दी या शरबत बनाया, मतलब पानी लिया, पानी में हमने चीनी डाल दी और नींबू डाल दिया और भी कुछ डाल दिया, तो वो एक हमारा मिश्रण हो गया, है ना। जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि पानी में हमने क्या डाल दिया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक। नमक हमने पानी में घोल दिया है, तो वो हमारा एक मिश्रण हो गया। मिश्रण क्यों? क्योंकि वो फिजिकली घुले हैं एक दूसरे में, भौतिक रूप से, वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर चुके हैं। इसको हम किसी भी ऐसे ही भौतिक विधि से अलग भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमने नमक का घोल लिया है और उसको हम पानी से गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा? वाष्पीकृत हो जाएगा, और नमक तो वाष्पीकृत होगा नहीं, तो नमक हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। जो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, वो शुद्ध है अपने आप में, है ना। NaCl में जितने भी कण हैं वो NaCl के ही हैं, जितने भी अवयव हैं NaCl के ही हैं। लेकिन क्या है, और इसे भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि आप NaCl है जो, हाँ, अब मान लीजिए NaCl आप ले रहे हो, तो आप ये नहीं है कि आप उसे NaCl जो है नॉर्मल टेम्परेचर दे रहे हो तो Na अलग हो जा रहा है, Cl अलग हो जा रहा है। लेकिन अगर NaCl और H2O यानी कि पानी में आपने नमक घोल के कोई शरबत बना दिया है, शिकंजी बना दी है, अब आप थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो पानी वाष्पित हो जाएगा और नमक अलग हो जाएगा। ये भौतिक विधि से पृथक्करण है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है, इसका यौगिक समान रहता है। ठीक, पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। ठीक है, जो शुद्ध पदार्थ होगा, ठीक, जैसे आप पेय पदार्थ कोई ले रहे हो, पेय पदार्थ यानी कि वो आपके लिए, जैसे जल भी तो एक पेय पदार्थ है, लेकिन अब यहाँ कैसे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बात की जाती है, शरबत की बात की जाती है, तो वो सब क्या है? वो एक मिश्रण है। मिट्टी में एक समान कण, उनमें एक समान कण नहीं है। हाँ, उसमें कुछ कण वाटर के हैं, कुछ NaCl के हैं, कुछ शुगर के हैं, या मिट्टी में कोई कुछ केमिकल है, आयोडीन है, जिंक है, कई सारी चीजें मिट्टी में भी होती हैं। तो शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। अगर कोई चीज शुद्ध है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड शुद्ध है, तो उसमें जितने भी होंगे, जितने भी कण होंगे, सब एक समान ही होंगे। उनके सबके
जितना एक पॉइंट का जितना वो होगा, एक कण का जितना गुण होगा, वही पूरे गोल बार का भी गुण होगा, यानी समान होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, है ना। अब मिश्रण क्या होता है? मिश्रण में कई चीजें मिलाई जाती हैं, इसलिए मिश्रण एक से अधिक शुद्ध पदार्थों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। ठीक, इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। ठीक, अब जैसे मिश्रण हम बना रहे हैं तो मिश्रण कितने तरीके के आप उसमें मिला रहे हैं, वो उनकी प्रकृति क्या है जिसको आप मिला रहे हैं मिश्रण में, किसी विलयन के में मिला रहे हैं या ठोस में मिला रहे हैं, तो उनकी जैसी प्रकृति होगी उस तरह से मिश्रण के प्रकार होते हैं। जैसे मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक, मिश्रण होता है या तो आपका मिश्रण कैसा होगा, या तो आपका मिश्रण होगा समांगी, है ना, समांगी मिश्रण होगा या विषमांगी मिश्रण होगा। अब यही दोनों मिश्रण हम यहाँ पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी आप जैसे शब्द से ही समझ रहे होंगे, समान अंग जिसके हों, है ना, जिसमें समान अंग मिले हों, यानी कि और विषमांगी यानी कि पृथक पृथक दिखाई देता हो। अच्छा, इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? जैसे कि हमने बीकर में पानी लिया और पानी में हमने चीनी मिलाई। ठीक, अब चीनी मिलाने के बाद अगर हम आपको नहीं बता रहे हैं कि इसमें हमने शुगर मिलाया, तो आप देख के बता सकते हो क्या कि इसमें शुगर है? नहीं बता सकते हो। हाँ, ये बता दोगे कि ठीक है ये किसी चीज का विलयन, लेकिन ये इसमें शुगर है या सॉल्ट है ये आप नहीं बता पाओगे। ठीक, क्योंकि जो शुगर है वो बिल्कुल इवनली पूरे द्रव में घुल चुकी है। लेकिन अगर हम इसी में अगर कोई बीकर है उसमें हम रेत मिला दे, बालू मिला दे, मिट्टी मिला दे, तो आप देख के बता सकते हो कि इस मिश्रण में हमने मिट्टी मिलाई है या रेत मिलाई है ना, कंकड़ मिलाया है, जो भी है। तो जिसमें आप नहीं बता सकते हैं, यानी कि जिसमें जो विलयन पूरी तरह से मिल गए हैं दोनों पदार्थ, जिस मिश्रण में जो पदार्थ मिलाए गए हैं, 2 पदार्थ वो पूरी तरह से एक दूसरे में मिल चुके हैं, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण, जिसे आप अलग अलग आंखों से देख के नहीं बता सकते, पृथक नहीं कर सकते। और ऐसे मिश्रण जिसमें कि आप नंगी आंखों से देख के बता सकते हैं, जिसमें जो कण हैं वो अलग अलग तैर रहे हैं, बिल्कुल मिक्स नहीं हुए हैं, वो होते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने नमक के घोल का उदाहरण दिया, चीनी के घोल का, तो ये समांगी है। लेकिन अगर लोहे की छीलन मिला दिया है या आपने इसमें तेल मिला दिया, तो वो रेत मिला दिया, तो अलग अलग दिखाई देगा, वो होगा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। समांगी मिश्रण जो है उसमें आप जैसे छन्नी लगा के छानेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपने चीनी घोल दी फिर छन्नी लगा के छाना तो चीनी अलग रह गई या नमक अलग रुक गया, नहीं। लेकिन विषमांगी मिश्रण है, रेत आपने घोली है तो अब अगर आप किसी छन्नी से छानेंगे तो रेत अलग हो जाएगी, लोहे की छीलन है तो वो अलग हो जाएगी, है ना। तो ये भी विषमांगी मिश्रण की क्वालिटीज है। अब देखिए, हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें 3 तरह के सॉल्यूशन या 3 तरह के विलयन मिल गए हैं। कौन कौन से विलयन है, निलंबन है और कोलाइडल, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विलयन क्या है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं, नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन यानी मिश्र धातु और गैसीय विलयन यानी कि जैसे वायु भी होते हैं। जैसे हम सोचते हैं विलयन क्या है, विलयन हमने कोई लिक्विड चीज में कोई चीज मिला दी तो वो एक विलयन हो गया, लिक्विड या एक्वस फॉर्म में। लेकिन नहीं, विलयन क्या होता है, ठोस में भी होता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि तांबे में कुछ मिला दिया तो उसका एक एलॉय बन गया, एक अलग तरीके से, है ना। तो इस तरह से जैसे मिश्रण बनते हैं, ठोस के भी बनते हैं, वो भी ठोस विलयन होते हैं। और गैसीय विलयन जैसे वायु है, वायु में कई सारी गैसेस मिली हुई हैं तो वो वायु का विलयन हो गया। इस तरह से विलयन सिर्फ ठोस, द्रव या गैस में मिला हुआ नहीं होता है कि द्रव में ही हम कोई चीज मिला रहे हैं तो ही विलयन बन रहा है, नहीं। ठोस का भी विलयन होता है और गैस का भी विलयन होता है। ठीक है। अच्छा, विलयन के कणों में समांगिकता होती है। जो विलयन होता है उसके कण क्या होते हैं, समांगी होते हैं, यानी वो एक समान होंगे, वो एक दूसरे के साथ मिले होंगे, वो अलग से आपको दिखाई नहीं देंगे। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है, यानी कि आप
इलाहाबाद में बना रहे हो तो भी नींबू का जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा सा खट्टा होगा, और अगर बाहर जाके बना रहे हो कहीं लखनऊ, दिल्ली या कानपुर, कहीं भी आप नींबू का सॉल्यूशन पियोगे, शिकंजी पियोगे, तो वो आपको सेम ही टेस्ट करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह पे उसको घर में बनाया है तो वो नींबू खट्टा लग रहा है, लेकिन स्कूल जाके आपने वही चीज अपने फ्रेंड को पिलाई तो वो उसका टेस्ट नमकीन हो गया या मीठा हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अच्छा, यहां पर आपको जो है ठोस का भी, हमने जैसे अभी हमने पढ़ा कि ठोस के भी विलयन होते हैं, उसका उदाहरण दिया है। उसको हम बोलते हैं मिश्र धातुएं, यानी कि दो तरह की धातुएं मिश्र यानी मिक्स हो गई हैं। ठीक, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण ही माना जाता है। यानी कि जैसे आप अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उदाहरण के लिए पीतल है। पीतल क्या होता है? पीतल में जिंक और कॉपर मिला होता है। ठीक है, जिंक और कॉपर को मिलाएंगे तो हमें पीतल मिलेगा, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि पीतल को आप चाकू से लेके काट दीजिए तो जिंक अलग कर देंगे और कॉपर अलग कर देंगे, है ना। या ऐसा नहीं है कि आपने पीतल को गर्म करने रख दिया तो जिंक अलग उड़ गया और कॉपर नीचे बैठ गया, इस तरह से आपने कर नहीं। लेकिन फिर भी हम इसको मिश्रण ही कहते हैं। क्यों मिश्रण कहते हैं? क्योंकि जो जिंक है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, उन्होंने कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं किया है, वो सिर्फ मिक्स किए गए हैं आपस में। ठीक है, वो सिर्फ कुछ मात्रा में जिंक और कुछ मात्रा में कॉपर को लेके एक मिक्सचर बना दिया गया है, वो पीतल बन गया। लेकिन उन्होंने केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं किया है। जैसे केमिकल रिएक्शन में हमने देखा था ना कि वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। जिंक जिंक ही है, कॉपर कॉपर ही है। जिंक के अणु जिंक में के ही फॉर्म में है और कॉपर कॉपर के ही फॉर्म में है। बस वो एक दूसरे के साथ एक कंटेनर में इकट्ठा हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। ठीक है, इसलिए मिश्र धातु, इसलिए इसको हम मिश्रण कहते हैं। अच्छा, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। अब विलयन में क्या होता है? एक आपके पास माध्यम होता है जिसमें आप दूसरी चीज को मिला रहे हो, है ना। तो जो माध्यम होता है इसमें और जो चीज आप मिला रहे हो वो किसी विलयन के दो भाग होते हैं। हाँ, विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है ना। अब कोई चीज है जिसमें आप कोई माध्यम है जिसमें आप किसी चीज को मिला रहे हो, यानी कि किसी एक की मात्रा ज्यादा है, उसमें दूसरे को मिलाया जा रहा है छोटी क्वांटिटी में। तो जिसकी मात्रा ज्यादा है, जिसमें घोला जा रहा है, जिसमें मिलाया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? विलायक। ठीक है, जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? विलायक। विलायक कहते हैं। इसका नाम भी देखो बड़ा है ना, यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो विलायक होगा, उसका नाम भी देखो बड़ा है। और विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है ना। जैसे पानी है तो पानी ज्यादा मात्रा में होता है, और शुगर या सॉल्ट हम कम मात्रा में मिलाते हैं। तो जो कम मात्रा में हम मिला रहे हैं शुगर या सॉल्ट, वो क्या है हमारा? इसमें हमारा वो है विलेय। ठीक है, विलायक में घुला होता है उसे कहते हैं विलेय, और विलायक और विलेय मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? विलयन। ठीक, यानी कि विलायक की जो मात्रा होगी प्लस जो विलेय की मात्रा होगी, दोनों मिला के विलयन की मात्रा होगी। ये जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो उसमें हमें ये मदद करेगा। अब उदाहरण के लिए हम क्या देखते हैं? चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। जो तरल घोल है, तरल घोल मतलब जल। अब जल में ठोस क्या है? चीनी। चीनी तो ठोस है, यानी कि ठोस को जल में घोल रहे हैं, ये एक उदाहरण है ठोस तरल घोल में ठोस का। ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म, लिक्विड में ठोस का विलयन जो है उसका ये उदाहरण है। चीनी क्या है? विलेय है, और जल क्या है? विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन भी कहते हैं, इसका नाम है टिंचर आयोडीन रखा गया है। इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक, यानी अल्कोहल हम लेते हैं ढेर सारी मात्रा में, उसमें थोड़ा सा आयोडीन मिला देते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है? वात युक्त पेय जैसे सोडा जल। सोडा जल यानी कि जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? जैसे आप उसकी बोतल खोलिए, बहुत सारी गैस निकलती है, बबल निकलता है ना, इसका मतलब उसके अंदर गैस भरी गई है, और वो तो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, इसका मतलब ये कैसा है? लिक्विड के अंदर गैस का विलयन है। ठीक, लिक्विड में यानी तरल में गैस का विलयन। ठीक है, वायु गैस में गैस
का विलयन यानी कि वायु। अब ये फोर्थ एग्जांपल क्या है, गैस में गैस का विलयन, यानी कि जो हमारे चारों तरफ वायु है इसमें कई सारी गैसेस मिलती हैं, जैसे ऑक्सीजन है 21% होती है, नाइट्रोजन है 78% होती है, ये सब घुली होती है ना। एकदम समांगी मिश्रण है, ऐसा नहीं है कि आप कमरे में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि अच्छा इस कोने में ऑक्सीजन है, इस कोने में नाइट्रोजन, नहीं, सब पूरा इवनली घुली होती है, एकदम इवनली फैली होती है, इसी को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक, लेकिन वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए ये मिश्रण है। ठीक, वायु का विलायक, वायु जो होता है वो विलायक है, और वायु में जो दूसरी गैसें हैं वो बहुत कम मात्रा में, इसलिए वो विलेय है। अब विलयन के गुण क्या क्या होते हैं, विलयन के गुण जो हमने सबसे पहला पढ़ा कि वो समांगी मिश्रण होते हैं। अब विलयन के कण का व्यास कितना होता है, क्योंकि वो कण हमें दिखाई नहीं देते, इसका मतलब है कि उनका जो डायमीटर होगा, जो उसकी चौड़ाई होगी बहुत कम होगी। वो क्या होती है, 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, -9, यानी 1/1 लिखने के बाद आप 80 लगाइए। ठीक है, उतना छोटा होता है, तो इतना छोटा होगा तो वो हमें आंखों से दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के जल गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। आप ग्लास में, कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास में शरबत लीजिए और उसमें से लाइट अगर निकालिए तो वो लाइट आर पार हो जाती है, ऐसा नहीं दिखाई देता अगर कि हाँ इस तरफ से रेस जा रही है, इस तरफ से इस तरफ से। लेकिन ये दूसरे आगे हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, उसमें हमें दिखाई देगा। क्योंकि इतने छोटे कण है, उनके ऊपर से लाइट गुजर जाती है, वो रुकावट ही नहीं बनते हैं, इसलिए लाइट का पाथ हमें नहीं दिखाई देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था, क्योंकि बहुत अच्छे से एक दूसरे में घुले होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं, इसलिए हम कोई छन्नी लगा के उसे छानेंगे तो वो अलग नहीं होंगी। ठीक, और ऐसा नहीं है कि विलयन को हमने नमक और पानी के घोल बनाया और थोड़ी देर के लिए रख दिया तो थोड़ी देर बाद देखते हैं 10 मिनट बाद तो नीचे नमक बैठ गया है, ऊपर पानी हो गया, नहीं। लेकिन रेत के साथ तो ऐसा ही होता है, तो वही इसकी प्रॉपर्टी है। अब विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता मतलब कितना उस विलयन में आप विलेय को घोल सकते हैं, है ना। यही तो है, हमने यही तो पढ़ा था कि विलयन में एक विलायक होता है, यानी बेस होता है, माध्यम होता है, जिसमें हम कुछ चीज घोलते हैं, तो हम कितना घोल पा रहे हैं उसी को हम कहते हैं सांद्रता। अब इसमें क्या है, विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं, है ना। अब किसी विलयन में ज्यादा है, किसी में कम है। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोई बहुत हार्ड है, कोई बहुत माइल्ड है ना। वो कैसे होती है, किसी में बहुत ज्यादा हमने जो है गैसेस भरी हुई है, किसी में कम गैसेस भरी हुई है। वैसे ही यहाँ बता रहे हैं कि अलग अलग मात्रा होती है विलायक की और विलेय की। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहते हैं। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। जैसे तनु और सांद्र हमने पहले भी पढ़ा था। तनु क्या होता है कि जिसमें थोड़ा सा कण कम होते हैं और पानी ज्यादा मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, और सांद्र यानी कि बहुत ज्यादा उसी पदार्थ के कण हैं, पानी की मात्रा कम है तो वो सांद्र है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। अच्छा, अब क्या है, कोई विलयन आपने लिया, हाँ कोई विलयन लिया, पानी ही लिया, पानी और चीनी का ही हम बहुत देर से उदाहरण पढ़ रहे हैं। तो पानी में क्या है, पानी में अगर आप कोई चीज क्यों घुल रही है, क्योंकि पानी के बीच में, पानी के कणों के बीच में स्थान है, और उसी स्थान में आके नमक या शुगर के जो कण हैं वो आके बैठ जा रहे हैं। ठीक, तो ये स्थान तो लिमिटेड है ना, तो लिमिटेड जितनी सीट्स है उतना ही, जितनी स्पेस है उतना ही तो बैठ पाएंगे। अच्छा, फिर इसी हिसाब से इसकी सांद्रता डिसाइड होती है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और कहा गया है, निश्चित तापमान, यानी तापमान का भी इस पे फर्क पड़ता है। मैंने पहले ही बताया था पिछले चैप्टर में, जैसे ही आप उसको ताप देते हैं, किसी भी विलयन, किसी भी पदार्थ को हम ताप देते हैं तो उसमें जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जैसे यहाँ है तो थोड़ा और खिसा खिसा के दूर दूर चले जाएंगे। अब दूर दूर चले जाए तो स्पेस बढ़ गया, जगह बढ़ गई, तो और नमक आ जाएगा और शुगर के कण इसके बीच में आकर बैठ सकते हैं। पहले 10 ग्राम घुल रहे थे, अब हो सकता है 15 ग्राम घुल जाए, है ना। तो इसीलिए यहाँ ये कहा गया कि एक निश्चित ताप पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी उस विलयन की क्षमता होगी, जितनी इसकी क्षमता होगी उतना ही। ऐसा नहीं है कि आप खौलाते जाएंगे और नमक घुलते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक निश्चित क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त। अब एक
लिमिट के बाद आप कितना भी टेम्परेचर दे दीजिए वो नहीं घोल पाएगा, क्योंकि अब जितनी जगह थी उतना तो हो गया ना एडजस्ट। अब जबरदस्ती थोड़ी ना बैठा पाएगा कोई अपने पास। तो उस अवस्था को हम बोलते हैं संतृप्त। अब पूरी तरह से फुल है, अब जगह नहीं है हमारे पास। ठीक, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता। अब जितना ग्राम इतने वाटर में घुल गया है उससे उसकी घुलनशीलता। हाँ, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन, है ना। जब बहुत ज्यादा यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी आपने विलेय की मात्रा मिला दी तब तो वो संतृप्त हो गया। लेकिन अगर मात्रा जरा सी भी कम है तो विलयन क्या है? असंतृप्त। यानी पहले आप वैसे ही घोलेंगे, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर देने के बाद घोलेंगे, तो जब टेम्परेचर देने के बाद भी विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाए तब वो हो जाता है संतृप्त। लेकिन जब तक उसमें घुलने की संभावना रहती है विलेय पदार्थ की, तब तक विलयन क्या होता है? असंतृप्त। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? अब इसके पहले मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी, है ना, और ज्यादा घुल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर कम कर दे तो क्या होगा? विलयन है, विलयन में जो कण है वो इतने दूर हैं, आपने हीट दी वो और दूर दूर हो गए, उनकी घुलनशीलता बढ़ गई। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर उनका कम कर दिया तो उनकी बीच की जो दूरी है वो भी तो कम हो जाएगी, उनके अंदर एनर्जी कम हो गई तो वो पास पास आ गए, तो पास पास आ गए, स्पेस कम हो गया। तो जो नमक यहाँ बैठा हुआ था एक्स्ट्रा स्पेस में, अब वो क्या होगा? वो नीचे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि अब उसके लिए तो जगह खत्म हो गई ना, सीट तो नहीं है, अब जबरदस्ती क्यों बैठेगा? तो क्या होगा? धीरे धीरे जब ठंडा करेंगे तो एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जब तापमान कम कर देंगे तो उसकी घुलनशीलता भी कम हो जाएगी। यानी एक तापमान पर उसकी घुलनशीलता फिक्स होती है। यानी 25 डिग्री पर अगर 10 ग्राम नमक घुल रहा है, थोड़ा सा आपने बढ़ा दिया तो 22 डिग्री पर हो सकता है 12 ग्राम घुल जाए। लेकिन जब फिर से 25 डिग्री करेंगे तो 25 डिग्री से ऊपर किया यानी 26 किया तो हो सकता है 2 ग्राम और घुल जाए। लेकिन फिर से अगर आप उसको कम टेम्परेचर कर रहे हैं, 26 से फिर से 25 कर रहे हैं, तो उस टेम्परेचर पे उसमें 10 ही ग्राम घुलेगा। यानी कि एक निश्चित तापमान पर घुलनशीलता फिक्स होती है, निश्चित होती है। ठीक है, फिर क्या है? विलायक की मात्रा यानी द्रव्यमान और आयतन। अब यहाँ द्रव्यमान और आयतन क्यों दिया है? द्रव्यमान यानी वो ठोस भी हो सकता है, ठोस का तो द्रव्यमान होगा ना, और अगर वो जो विलायक है वो क्या है? लिक्विड है, तो आयतन होगा। ठीक है, में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक में जितना विलेय पदार्थ घुल सकता है उसी मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं, जितना वो उसमें घुला हुआ है। हाँ, अब इसको कैसे निकालेंगे कि विलयन की सांद्रता कितनी है? इसके लिए आपको 3 विधियां दी हुई हैं, जैसे द्रव्यमान और विलयन। यानी कि जो आप घोल रहे हो वो ठोस चीज हो सकती है जैसे चीनी या नमक, और जिसमें घोल रहे हो वो लिक्विड, तो इसी भाषा में लिखेंगे ना। हालांकि क्या है, सेम ही चीज है, लेकिन आप जब माध्यम अलग है तो उसके लिए मात्रक अलग है। तो द्रव्यमान या विलयन में के द्रव्यमान की प्रतिशत, तो जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है वो ऊपर लिख देंगे, और जो विलयन यानी कि आप क्या कैसे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में? टोटल पेपर के जितने मार्क्स हैं यानी कि 50, यानी कि जितना विलयन है उसके द्रव्यमान टोटल का, और जितना आपको मिला है 10 मान लीजिए, तो वो ऊपर लिखा होगा ना। तो वैसे ही जितना विलेय पदार्थ है उसका द्रव्यमान ऊपर लिख के प्रतिशत के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही दूसरी विधि है द्रव्यमान और विलयन के आयतन का प्रतिशत। अब क्या करेंगे? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा था, विलयन का आयतन नीचे लिख देंगे, है ना, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और तीसरी विधि में क्या है? विलयन के आयतन और आयतन का प्रतिशत। विलेय का आयतन ऊपर लिख दिया, विलयन का सेम है, तीनों में सेम ही चीज लिखी है। विलयन का यानी टोटल जो है आपके पास टोटल विलयन, उसमें से जितना विलेय आपने मिलाया है उस पदार्थ की मात्रा को ऊपर। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलायक कितना है? 320 ग्राम, और विलायक कितना है? विलेय कितना है? 40 ग्राम। अब विलयन की सांद्रता बतानी है। ठीक, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था विलयन की सांद्रता के लिए कि नीचे हम विलयन का द्रव्यमान लिखेंगे और ऊपर विलेय का। तो विलेय का द्रव्यमान तो यहाँ 40 ग्राम दिया है, लेकिन हमें पूरे विलयन का नहीं दिया है, तो उसके लिए हम दोनों को ऐड कर लेंगे।
320 प्लस 40, तो दोनों को ऐड करने पे जितना आएगा वो हमारे पूरे विलयन का द्रव्यमान होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 360 आ गया, 360 नीचे लिख देंगे, 40 है तो 40 ऊपर लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11.1%। ये आ गया हमारा इस विलयन की सांद्रता। ठीक है, अब अगला टॉपिक है निलंबन। निलंबन क्या होता है? निलंबन यानी कुछ ऐसे ही किसी चीज में कुछ घोल देना और वो उसमें दिखता रहे, तैरता रहे, बस उसमें जबरदस्ती हमने घुसेड़ दिया है कि हाँ तुम दोनों को साथ में रहना है बस, तो वो होता है निलंबन। अब निलंबन क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण, क्योंकि वो बस एक दूसरे के साथ रहते हैं, घुले रहते हैं, उन्हें एक दूसरे से उनको कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है ना। जैसे नमक और शुगर जब हम जल में घोल रहे थे तो वो आपस में भाईचारे की तरह घुल के एक दूसरे को जगह दे के आराम से बैठ जा रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, जबरदस्ती वाली बात है। तो वैसे ही जैसे कोई विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित होता है उसे निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ कल घुलते नहीं है, जबकि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। जैसे कि हम अगर कोई वाटर ले लें और वाटर में हम डाल दें कोई लोहे की छीलन डाल दें या रेत डाल दें तो वो उसमें घुलता रहेगा, उसी को हम बोलते हैं निलंबन। ठीक है, अब निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं? ये एक विषमांगी मिश्रण होता है, आंखों से दिखाई देता है और निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, उनके मार्ग को दृष्टिगोचर करते हैं। अगर हम उसमें से लाइट को भेजेंगे तो क्योंकि बड़े बड़े कण हैं उस पर लाइट की रेस पड़ेगी तो फैल जाएगी, तो हमें दिखाई देगा कि लाइट इस तरीके से इसका ये रास्ता है, ऐसे जा रही है। ठीक है, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे, जब तक हम उसमें जबरदस्ती करते रहते नहीं तुम्हें यहीं बैठना है, यहीं रहना, तब तक तो वो वहां रहेगा, और जैसे ही हम उसे छोड़ेंगे फ्री कि ठीक है हम हट गए, वो भाग के अपनी क्लास में चला जाएगा। हाँ, तो ये वाला हाल यहाँ पर। छानन विधि द्वारा इनके कण क्योंकि बड़े बड़े होते हैं इसलिए छन्नी से छानेंगे तो वो अलग भी हो जाते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो ही रहा था, उन्हीं कणों, बड़े बड़े कणों से टकराने की वजह से प्रकाश का मार्ग दिखने लग रहा था। जब वो बड़े बड़े कण नीचे बैठ गए तो वो प्रकाश सीधा सीधा निकल जाएगा। अच्छा, एक टाइप है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या होते हैं? कोलाइडल विलयन जो होते हैं वो विलयन समांगी और विषमांगी के बीच का होता है, यानी कि वो देखने में तो हमें ऐसा लगेगा कि वो समांगी है, उसके कण हमें दिखाई नहीं देंगे जैसे समांगी मिश्रण में नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन होते क्या है वो विषमांगी टाइप के। क्या, कैसे, चलो पढ़ते हैं। कोलाइडल या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन के समान रूप से फैले तो होते हैं, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है, तभी तो वो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है लेकिन वास्तविकता में ये विषमांगी होता है। जैसे कि दूध में आप देखो तो दूध में क्या है, वो अच्छे से सब मिले होते हैं, लेकिन जब दूध फट जाता है तो आप क्या देखते हो, वाटर टाइप का अलग हो जाता है, सॉलिड अलग हो जाता है ना, लेकिन वो मिले होते हैं बहुत अच्छे से, उन्हें हम अलग अलग नहीं देख पाते हैं। अब कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे नंगी आंख से नहीं देख पाते क्योंकि कण इसके बहुत छोटे छोटे होते हैं, विषमांगी से छोटे होते हैं ना। और लेकिन अब क्या है, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला भी देते हैं, इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि वो प्रकाश की किरण को फैला ना पाए। ठीक, अब क्या है, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा था, प्रकाश की किरण को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये टिंडल इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट जैसे कि आप देखिए जो रेज होती हैं, सनरेज होती हैं, जैसे किसी कमरे में आप छोटा सा होल है उसमें से आ रही है तो आपको धूल के कण से दिखाई देते हैं कि नहीं, तो उस रास्ते में उन्हीं से टकरा रही है, वो बड़े बड़े कण है उन्हीं से टकरा रही, इसीलिए हमको उस किरण का, उस रोशनी का रास्ता दिखाई दे रहा है। यही होता है हमारा टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था, इसलिए इसका नाम हमने टिंडल प्रभाव रखा है। एक कमरे के छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है, कमरे में मौजूद धूल कण और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण ये इफेक्ट होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहां भी हम टिंडल प्रभाव देखते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जिससे कि वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। वही जल के जो छोटे छोटे कण है उसी पे जब प्रकाश पड़ता है तो वो, क्योंकि बड़े बड़े कण होते हैं, इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि प्रकाश के रास्ते को वो रोक ना सके, तो जो थोड़ी देर के लिए वहां पर टकराने पर प्रकाश का रास्ता प्रभावित होता है, इसीलिए हमें वो दिखाई देने लगता है। अब यहाँ कोलाइड्स के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि द्रव है, अगर वो गैस में मिलाया जाए तो क्या बनता है, एरोसॉल, उसको बोलते हैं एरोसॉल। जैसे कोहरा, कोहरा में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं द्रव,
और वो वायुमंडल में घुल लेते हैं यानी गैस। तो कोहरा, बादल, कुहासा क्या है? द्रव का गैस में मिश्रण है, कोलाइडल सोल्यूशन है, एरोसॉल। ठोस का गैस में, जैसे धुआं है, धुएं में क्या होते हैं? कण होते हैं ना धुएं में, तो वो ठोस होते हैं। स्वचालित वाहन का निधार, जो वाहन चल रहे हैं उनमें से जो धुआं निकल रहा है वो। गैस का द्रव में, जैसे फोम शेविंग क्रीम होती है, उसमें क्या है? वो लिक्विड है लेकिन उसके अंदर गैस भर जाती है तो वो फोम टाइप का बन जाता है। द्रव का द्रव में इमल्शन, जैसे कि दूध है, फेस क्रीम है, तो ये सब क्या है? द्रव का द्रव में है। ठोस का द्रव में। इस तरीके से यहाँ जितने उदाहरण है ये आपको पढ़ लेने हैं, रट लेने हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कोलाइडल के गुणधर्म। कोलाइडल क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, अब क्या है? ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और उसके मार्ग को हम देख सकते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं और ये स्थायी हो जाते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे दूध है, दूध को आप छान दीजिए तो ऐसा नहीं है कि उसमें कण ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किंतु एक विशेष विधि से आप कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूजन जो होता है वो इसी के लिए अप्लाई होता है, उस विधि से। उसको कहते हैं अपकेंद्रीकरण तकनीक, उससे आप इसको अलग कर सकते हो। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में बनता है। अच्छा, इसका क्या है? जैसे हमने विलयन में विलेय विलायक देखा था, वही है, बस थोड़ा नाम बदल गया। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। माध्यम को हम परिक्षेपण कह दे रहे हैं और जो उसमें डाल रहे हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, यानी डिस्पर्स। जो उसमें घुला हुआ है वो परिक्षिप्त प्रावस्था और जिसमें घुलेगा वो माध्यम, परिक्षेपण माध्यम होगा। ठीक है, अब उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था का जिसमें घुला होता है, निलंबन होता है यानी घुलाया जाता है। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। कौन से माध्यम में घोला जा रहा है और क्या चीज घोली जा रही है उसके हिसाब से उसको अलग अलग किया गया, जिसकी टेबल हमने पीछे पढ़ी थी। तो ये अब तक हमने सॉल्यूशन के टाइप पढ़े। अब आगे हम पढ़ेंगे कि उनको हम अलग अलग मिश्रण से कैसे करेंगे। ओके।